हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ है और इसमें अभी तक हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड लास्ट टाइम हमने आपके साथ रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखी थी। एंड हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, इस रेशियो की वैल्यू पता करना था। अब यहाँ पर ये अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या है, एक वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में है। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से ये एंगल्स बना रहा है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। अब ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ रखा है। हमें मालूम है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1 और ऊपर वाला जो सम है उसकी वैल्यू होती है 2। तो वेरी सिंपल, इस रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। सो 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, अब इसी रिजोल्यूशन से रिलेटेड एक और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हम देखते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी काइनेमेटिक्स की चीज़ें हैं, जब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। फिर भी जो मोशन का आइडिया है वो बहुत सिंपल है और वहाँ पर रिजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स उसका एक एप्लीकेशन है। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। हमें ये कह रहा है कि इनिशियली दो पार्टिकल्स हैं, उनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है r1 एंड r2। ओके, और उनमें से एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0.4 i कैप मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि अगर 10 सेकेंड के बाद ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर जा रहे हैं तो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। यहां पर दोनों पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। इनिशियली पहला वाला यहां पर है, उसका पोजीशन वेक्टर, दूसरे वाले पार्टिकल का दिस इज पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट वाला पार्टिकल, उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू दे रखा है। सेकेंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब यहां पर जो बेसिक आइडिया है उसको हम समझ लेते हैं। अगर दो पार्टिकल्स स्पेस में कोलाइड कर रहे हैं, सो कोलिजन का, जब उनका कोलिजन हो रहा होगा उस टाइम पर दोनों पार्टिकल्स, हम यहाँ पे जब पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसका साइज हम नहीं कंसीडर करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। सो दो पार्टिकल्स अगर कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों पार्टिकल्स एक ही पॉइंट पर हैं। और एक ही पॉइंट पर है इसका मतलब उस टाइम पर उनका जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम है। ठीक, सो इसी आइडिया से हम कोलिजन की जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करेंगे। सो सपोज हमें ये दे रखा है कि ये पहला वाला पार्टिकल, इसकी पोजीशन वेक्टर है। तो जो हमारा पहला पार्टिकल है उसकी पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, ये सपोज r1 है। ठीक, एंड देन ये वाला पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड से एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक, तो थोड़ी देर बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 9th और 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक ही लाइन में चल रहा है तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है, सिंपली स्पीड इनटू टाइम। ठीक, सो हमें 10 सेकेंड के बाद दिया हुआ है कि कोलिजन हो रहा है, तो 10 सेकेंड में ये वाला जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कुछ इस तरह से अभी यहाँ पर है और कुछ डिस्प्लेस होगा, तो सपोज ये यहाँ पहुँच गया। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, v1t, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक, सो इनिशियली यहाँ पर था और इतना डिस्प्लेस हुआ, तो फाइनली इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, फाइनली द पोजीशन वेक्टर इज दिस, लेट्स कॉल दिस r। ठीक, it has initially some position vector and then it got displaced, then the resultant displacement, the final position will be the sum of initial position and the displacement. Okay, similarly हमारा जो दूसरा पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ये है r2 in some other direction and then इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड फाइनली दोनों को स्पेस में एक ही पॉइंट पर होना है। तो इसका जब डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बाद दोनों का जो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वी कॉल दिस v2t, इसको हम लिख सकते हैं। दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है। तो ठीक, सो ये है वो कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए व्हेन टू पार्टिकल्स, इनिशियली वो कहीं और हैं, पहला वाला यहाँ है, दूसरा वाला यहाँ, लेकिन एट द टाइम ऑफ कोलिजन दे आर एट द सेम लोकेशन। सो दिस इज द कंडीशन दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड फॉर कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। ओके, सो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वी कैन क्लियरली सी कि r1 प्लस दिस वेक्टर v1t इज इक्वल टू r और r2 प्लस v2t इज इक्वल टू सेम r। दैट मीन्स r1
प्लस V1t मस्ट बी इक्वल टू R2 प्लस V2t। ठीक, ये है हमारा आइडिया। इस डायग्राम से ये चीज़ निकल कर आ रही है। अब इसमें हमें वैल्यूज़ दे रखी है, उसको हम पुट करके जो भी अननोन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो R1 हमें कितना दे रखा है, 4i माइनस 4j एंड प्लस 7k, और V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.4 एंड टाइम इज 10 सेकेंड। सो 10 इंटू 0.4 इज 4, सो 4i कैप। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारा, R2 इज 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, एंड देन वी विल हैव V2 इंटू t। ठीक, सो V2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, दिस बिकम्स 10V2। ओके, अब बस यहाँ पर हमें प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। 4i प्लस 4i इज टोटल 8i, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। सो वी विल हैव जस्ट 6i एंड देन माइनस 4j, एंड इस तरफ क्या है, 2j है, वो इधर आएगा, सो वो भी माइनस हो जाएगा। सो विल हैव माइनस 6j, एंड यहाँ क्या है, 7k है, और यहाँ पर क्या है, 5k है, वो इधर आएगा। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद वी विल हैव जस्ट 2k। ठीक, सो ये हमने एकोमोडेट कर लिए सारी वैल्यूज। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 10V2। सो क्लियरली V2 की वैल्यू यहाँ से जो आएगी, दैट इज, आई मीन सारी वैल्यूज को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल हैव 0.6i कैप प्लस 0.6j कैप प्लस 2k कैप, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, सो जो बेसिक आइडिया था कोलिजन का वो वेक्टर पर ही बेस्ड है, एंड जो कैलकुलेशन हमारी है वो रिजोल्यूशन जो है कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर्स हम कैसे लिखते हैं उससे रिलेटेड थी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम। आगे इस तरह की चीज़ें काइनेमेटिक्स में दोबारा आएंगी, सो फिर से हम इसको करेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, उसमें भी वेक्टर के आइडियाज़ ही ज़्यादा हमारे लिए हैं, मतलब हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वेक्टर्स के आइडियाज़ को लेके। अगेन हमें क्या दिया हुआ है कि वी हैव टू पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 है, दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज़, एंड इनिशियली द पोजीशन वेक्टर्स आर r1 एंड r2। ठीक, नाउ ये चार वेक्टर्स हमें मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन हमसे ये पूछ रहे हैं कि हाउ मस्ट दीज 4 वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। अगर दोनों पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है आफ्टर सम टाइम, the time duration will be same for both the particles. So after some time if the particles are colliding, then इन चारों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक, सो डायग्राम बिल्कुल हम उसी तरह का बनाएंगे। यहाँ पर भी इनिशियली ये पहला पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर है, एंड देन इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सपोज दिस इज v1t, सो फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज दिस। सिमिलरली वी हैव द सेकेंड पार्टिकल, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, एंड देन इट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज v2t, एंड देन दिस वेक्टर, लेट्स कॉल दिस r, द वेक्टर r इज द सेम पोजीशन फॉर पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। ठीक, सो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं कि r1 प्लस v1t, r1 प्लस v1t मस्ट बी इक्वल टू R2 प्लस V2t। ठीक है, इसको और इसको ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आ रहा है वही इन दोनों वेक्टर्स का भी रिजल्टेंट है। दैट इज वाई हमने इस तरह से लिखा। ओके, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये V वाली वैल्यूज एक तरफ, R वाली वैल्यूज एक तरफ। सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम T कॉमन कर लें, देन वी विल हैव V2 माइनस V1, इस तरह से हो जाएगा। अब ये है हमारा रिलेशन जिसको कैलकुलेट करके हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब इन चार के बीच में रिलेशन निकालना है। यहाँ से ये T, हम वैसे तो ये भी रिलेशन हो जाएगा, बट अगर वो T हटा के ही हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं तब क्या रिलेशन बनेगा। सो इस तरह की चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है। ये एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, और बीच में ये एक नंबर आ रहा है। यहाँ पे जो फैक्टर है दैट इज़ अ नंबर, वो वेक्टर नहीं है, उसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन। R1 माइनस R2 मस्ट बी अलॉन्ग V2 माइनस V1। ठीक, इसका मतलब अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स वो सेम होगा। ठीक, सो इफ यू फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस वन, जो कि क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। सो ये भी आइडिया यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। दैट इज वाई हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये हमारा वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम,
हम इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज अ वेक्टर अलोंग r1 माइनस r2, यूनिट वेक्टर सॉरी। एंड देन इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1। ठीक, सो दिस इज द रिलेशन अमंग द फोर गिवन वेक्टर्स इफ द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग। सो आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिली होंगी सीखने के लिए, या जो हमने अभी तक वेक्टर्स पढ़ रखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे रियल सिचुएशंस में, इसके लिए आपको यहाँ से एक अच्छा एग्जाम्पल ही मिल रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं जीरो वेक्टर्स एंड देन फिर हम उसके आगे बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ओके, सो जीरो वेक्टर शुरू में भी एक बार डिस्कस किया था। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज आर जीरो वेक्टर, या इसी को नल वेक्टर भी कहते हैं। एंड इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। सिंस इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, सो देयर इज नो पॉइंट in assigning any direction. It can have any direction, so the direction is indeterminate. अब ये वेक्टर्स हमें कैसे मिल सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर है, इसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर वेक्टर ही रहता है। ठीक, यहाँ पर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो देयर विल हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, दैट मीन्स जीरो वेक्टर। या फिर एक वेक्टर है, उसमें उसी वेक्टर को रिवर्स करके ऐड कर दिया जाए, तभी हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक, सो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आइडियाज़ हैं जीरो वेक्टर्स। अच्छा, अब हम अगर फिजिक्स में बात करें, जीरो वेक्टर्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, या हम कहाँ कहाँ बात कर सकते हैं कि ये जीरो वेक्टर है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी इज अ नल वेक्टर। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसी तरह से एक पार्टिकल है, उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं एंड फोर्सेस सारे बैलेंस हो जाएं, देन जो नेट फोर्स आएगा उसकी वैल्यू जीरो होगी, दैट इज ऑल्सो अ नल वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगली चीज़ जिसका एप्लीकेशन आगे हम मैकेनिक्स में बहुत देखेंगे, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम of forces. ठीक, so let us see the equilibrium of forces. ठीक, अब ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब ये कि फोर्सेस को हम जब कंबाइन कर रहे हैं तो नेट वैल्यू जीरो आ रही है। अब ये फोर्सेस के साथ भी हो सकता है या किसी भी तरह के वेक्टर क्वांटिटी के साथ हो सकता है। एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, मोमेंटम, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उन सब के लिए वो बात सही होगी। ठीक, सो हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली ये क्या है, हमारे पास कई सारे वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड सीखा है। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो या तो हम उसको ट्राइंगल रूल से या पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर सकते हैं। अगर हमें दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो जो हमारा ग्राफिकल मेथड होगा वो कैसा होगा, उसके लिए वी हैव अ पॉलीगन रूल, पॉलीगन रूल फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अब इसमें जो आइडिया है, ये जो ट्राइंगल रूल वाला आइडिया होता वही आइडिया यहाँ पर अप्लाई होगा। ट्राइंगल रूल में क्या देखा था हमने कि एक वेक्टर हमारे पास है, दूसरा वेक्टर जिसको ऐड करना है उसकी टेल पहले वेक्टर में हम ऐड कर देते, पहले वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। अब इसी को अगर हमारे पास तीसरा वेक्टर है तो दूसरे की टेल में तीसरे के हेड ज्वाइन कर देंगे, पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे की टेल, एंड दूसरे के बाद अगर तीसरा है तो तीसरे की टेल दूसरे के हेड पर, एंड इसके आगे अगर वेक्टर्स हैं तो उसी तरह से हेड टू टेल ज्वाइन करते चलेंगे। एंड देन ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, ट्राइंगल रूल में जो इनिशियल टेल होती है उसको फाइनल हेड से ज्वाइन कर देते हैं। सो इसी तरह से दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे, सबको हेड टू टेल कंबाइन कर लेंगे एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन कर देंगे। सो सपोज वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, से ए, बी एंड सी, एंड सपोज वी ऑल्सो हैव अ डी वेक्टर। अब इन सारे वेक्टर्स को कंबाइन करना है पॉलीगन रूल से हेड टू टेल ज्वाइन करके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। सो हमने जो फर्स्ट वेक्टर है उसको ड्रॉ कर लिया, अब उसकी हेड से बी की टेल ज्वाइन कर लेंगे। सो ये हो गई बी की टेल।
अब इसकी हेड से जो तीसरा अगला वेक्टर है उसकी टेल ज्वाइन कर देंगे, दैट इज सी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा सी वेक्टर। अब उसकी हेड से डी की टेल ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डी वेक्टर। ओके, सो सारे वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल ज्वाइन कर लिया। अब जो हमारी इनिशियल टेल है उसको ले जाकर फाइनल हेड से ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमारा वेक्टर आएगा यही इन चारों का रिजल्टेंट है, a प्लस सी प्लस डी। दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, सो आई होप यहाँ पर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हेड टू टेल ज्वाइन करना जैसे ट्राइंगल रूल में करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। ओके, सो दिस इज द पॉलीगन रूल फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास हमें 3 फोर्सेस दे रखे हैं या 3 वेक्टर्स हैं। वो कैसे दे रखे हैं इसको आप ज़रा सा ध्यान से देखिए। वी हैव अ वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी एंड तीसरा वेक्टर यहां पर है सी। वो इस तरह से है, ठीक, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब यहां से देखकर आप ये बताइए कि इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आएगा। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। सो अगर हम यहां पर ट्राइंगल रूल से देखें, सो हम ये क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे मिलेगा हमें, जब a की टेल को b की हेड से ज्वाइन करेंगे। सो अगर हमने a की टेल को, ये हम इधर बना लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पर, टेल टू हेड ये उसी के ऊपर बन जाएगा, बट हम थोड़ा सा उसको अलग दिखा रहे हैं, कंपेयर करना है। ओके, सो हमने a की टेल को b की हेड से ज्वाइन किया। ये जो हमारा वेक्टर होगा वो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा a प्लस बी। ठीक, और जो सी वेक्टर हमें दिख रहा है वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। जो व्हाइट वाला वेक्टर है और जो ऑरेंज वेक्टर आपको दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और सी की जो डायरेक्शन है वो a प्लस बी के ऑपोजिट है। ठीक, सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a प्लस बी, ये लिखा जा सकता है। या फिर इसको हम सबको एक साइड में ले लें, सो वी कैन राइट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर हमने सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन किया और इस तरह से ज्वाइन करने पर एक क्लोज्ड फिगर बन जा रहा है, वो अपने आप पर ही वेक्टर्स सारे आकर क्लोज हो जा रहे हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। समझ में आ रही बात? सो इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि इफ देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये तो हमने 3 दिखाया है यहाँ पर, 3 से ज़्यादा 5, 10, 8 कुछ भी हो सकते हैं। सो इफ देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड दे आर ज्वाइंड हेड टू टेल इन द सेम ऑर्डर एंड इस तरह से एक साइकिल, ये क्लोज्ड फिगर बन रहा है, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच वेक्टर्स इज 0। ओके, सो इस तरह से अगर हमने 3 लिया है, हम 4, 5 कुछ भी वेक्टर्स ले सकते हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी and then vector C and some other vector D and then some other vector E। इन सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन किया एंड ये जो फिगर है ये अपने आप में ही क्लोज हो गया। देन वी कैन से A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें एक और यहाँ पर स्पेशल केस देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये सारे वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक, या इसको हम इस तरह से देखते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि ये सारे फोर्सेस हैं, ये ए बी सी वेक्टर्स तीनों फोर्सेस हैं, सो दे विल हैव सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो सपोज हमारे पास ये इस तरह से ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में लग रहा है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। अगर ये फोर्सेस हम दिखा रहे हैं, फोर्सेस सिग्निफाई कर रहे हैं, एंड देन वेक्टर सी इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक, इस तरह से जैसा फिगर में दिया हुआ उसके अलावा। सो दीज 3 आर फोर्सेस एंड सिंस इसको हेड टू टेल ज्वाइन करने पर ये क्लोज्ड फिगर बन रहा है, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फोर्सेस इज 0। ठीक, सो इसी तरह से इफ वी हैव नंबर ऑफ फोर्सेस एंड सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हैं एंड सबके बीच में एंगल भी सेम आ रहा है। ठीक, सो सपोज इस तरह से ये एक फोर्स है F और ये कोई दूसरा फोर्स है, ये तीसरा फोर्स है, 4th वन एंड द 5th वन।
ठीक। सो सपोज हम ले लेते एग्जाम्पल 5 फोर्सेस का। तो इस तरह के 5 फोर्सेस हैं और इन सब के बीच में एंगल, जो एडजेसेंट फोर्सेस हैं उन सब के बीच में एंगल जो आ रहा है वो सेम है। तो इस तरह के जितने भी वेक्टर्स होंगे उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। करेक्ट। अब इस तरह के फोर्सेस को अगर हम हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे देन एक क्लोज्ड फिगर बनेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट 0 आ रहा है। वो जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसमें जितनी भी साइड्स होंगी वो सब की सब सेम होंगी। ठीक। और जो साइड्स होंगी उनके बीच में एंगल भी सेम बनेगा। तो अगर इसको हम एक क्लोज्ड फिगर, सबको अगर हम हेड टू टेल ज्वाइन करें देन वी विल हैव, ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर, एंड देयर इज थर्ड वन एंड द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ वन। सो 5 फोर्सेस हैं, सो 5 साइड्स का पॉलीगन बनेगा, दैट मीन्स एक पेंटागन बनेगा। और इस पेंटागन की सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। और 2 वेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक। सो अगर ऐसा है, देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, सबका मैग्नीट्यूड सेम है एंड एडजेसेंट फोर्सेस के बीच में एंगल सेम है, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस विल बी 0 एंड इफ दे आर जॉइंड हेड टू टेल then they will form a polygon of regular polygon जिसमें सारी साइड्स क्या होंगी? सेम होंगी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यही होती है कि एक पार्टिकल है उस पर फोर्सेस लग रहे हैं एंड देन उन सारे फोर्सेस का उसको जो हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक क्लोज्ड फिगर बन रहा, रेगुलर साइड्स हैं, सबकी साइड्स बराबर हैं, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर बन रहा है। अगर इस तरह के फोर्सेस 4, 8, 10 जो भी दे रखे हैं वो किसी पार्टिकल पर एक्ट करें तो बताओ उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो यहाँ पर चूंकि नेट फोर्स क्या आना है? 0, और एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स में ये रिलेशन तो हमने शायद पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू ma। ये हमारा नेट फोर्स है, दिस इज एक्सेलरेशन। सो इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। ठीक। सो इसका आंसर हो जाएगा 0। एंड थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ का अगर हमें आइडिया हो तो एक्सेलरेशन अगर 0 है या नेट फोर्स अगर 0 है तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर वो पार्टिकल रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। सो इफ सच फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पार्टिकल देन द वेलोसिटी ऑफ सच पार्टिकल विल बी 0। ओके। सो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने सीखा कि एक पॉइंट है उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं एंड देन उन सब का रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो अगर पर्टिकुलरली 3 फोर्सेस लग रहे हैं किसी पार्टिकल पर और उन फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो अगर कोई पार्टिकल है जिस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पर फोर्सेस और उनके बीच में जो एंगल होता है उसके लिए एक रिलेशन होता है, वी कॉल दैट लैमीज थ्योरम। ठीक। अब इसका पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है एंड देन हम देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस तरह से कैसे आ रहा है, उसका प्रूफ समझ लेंगे। सो थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी एक पार्टिकल पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, से F1, F2 एंड F3, इस तरह से ये 3 पार्टिकल लग रहे हैं और जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स इन सब का नेट क्या आना है? 0 आना है। देन जो फोर्स होता है वो बाकी जो 2 फोर्सेस है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। सो सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, और ये वाला जो एंगल है वो गामा है। तो हमारा लैमीज थ्योरम क्या कह रहा है कि F1 जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? हाँ सॉरी, एंगल नहीं बल्कि एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके। सो F1 क्या है? ये जो F2 और F3 के बीच में एंगल बन रहा है इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। ठीक। सो इसका मतलब F1 अपॉन साइन बीटा इज अ कांस्टेंट। सिमिलरली F2 अपॉन साइन गामा ये भी एक कांस्टेंट होगा। ठीक। एंड F3 अपॉन साइन अल्फा विल ऑल्सो बी ए कांस्टेंट। ठीक। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि F1 अपॉन साइन बीटा is equal to F2 upon sin gamma, इसके पीछे का एंगल is equal to F3 upon sin alpha, F3 upon sin alpha। सो ये है लैमीज थ्योरम का स्टेटमेंट और इससे हम कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। वो आगे हम एक या दो क्वेश्चंस का एग्जाम्पल भी देखेंगे।
अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस तरह का जो रिजल्ट है ये कैसे आ रहा है। ये कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं वहीं से ये बात आ रही है। अभी हमने क्या देखा कि अगर किसी एक पार्टिकल पर फोर्सेस लग रहे हैं, उन सबका नेट जीरो आ रहा, रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो इन सबको हेड टू टेल ज्वाइन करने पर एक क्लोज्ड फिगर बनेगा। सो अगर ये हमारा है F1 एंड F1, इसकी हेड पर हम F2 रख सकते हैं और F2 F1 से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। सो दिस इज आर F2 और यहाँ पर F2 और F1 के बीच में एंगल ये वाला कितना है, अल्फा है, ठीक। एंड फिर जो F3 है वो F2 से F1 की तरफ होगा, क्लोज्ड फिगर फॉर्म होना है, ये हो गया हमारा F3, ठीक। सो F1 और F3 सॉरी F2 और F3, F2 और F3 के बीच में एंगल ये वाला कितना बन रहा है, दिस इज बीटा। एंड F3 और F1 के बीच में, F3 और F1 के बीच में गामा एंगल बन रहा है, दिस इज गामा, ठीक। सो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ रखी है, साइन रूल। साइन रूल क्या, साइड और उसके सामने का जो एंगल है उसके साइन का रेशियो सेम आएगा, ठीक। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन दिस एंगल, F1 अपॉन इस एंगल का साइन। अब इधर ये बीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा, दैट इज साइन पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू F2, ठीक। F2 ये साइड है हमारी, उसके सामने का एंगल ये वाला कितना है, 180 माइनस गामा। सो F2 अपॉन साइन 180 minus gamma is equal to F3 upon sine of this angle, which is 180 minus alpha. So F3 upon sine of 180 minus alpha, ठीक। अब हमें ये मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो दिस इज F1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा, ठीक। सो सिमिलर, बहुत सिंपल है ये। साइन रूल से अगर हमने इस तरह से ऐड कर रखा है तो ये साइन रूल से लैमीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसको अभी हम देख रहे हैं आगे। एक और चीज़ इसमें क्या है, इक्विलिब्रिएंट वेक्टर। इक्विलिब्रिएंट वेक्टर, इक्विलिब्रिएंट वेक्टर क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा कि कई सारे फोर्सेस हमने ले रखे थे यहाँ पर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, यहाँ पर इन तीनों फोर्सेस का सम ज़ीरो है वेक्टोरियली अगर हम ऐड कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, ठीक। सो यहाँ से अगर हमें सिर्फ F1 लिखना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस F2 प्लस F3, ये लिखा जा सकता है। अब इसका क्या मतलब कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 प्लस F3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना है। हाँ, F1 क्या है, इसके रिजल्टेंट के ऑपोजिट है। तो यहां पर अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, इनमें से कोई भी एक फोर्स बाकी दो के रिजल्टेंट के इक्वल होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की का रिजल्टेंट जिधर आएगा उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक। सो जैसे इसको अगर हमें वेरीफाई करना है, रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, तो डेफिनेटली इनका और इसका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो इसके ऑपोजिट आना चाहिए। तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इधर के रिजल्टेंट को बैलेंस कर लेगा, ठीक। सो अगर चार फोर्सेज हैं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा हुआ है, तो हम A को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ B प्लस सी प्लस डी लिख सकते हैं। इसका मतलब A का मैग्नीट्यूड बाकी तीन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और A की डायरेक्शन बाकी तीन का जो रिजल्टेंट आ रहा उसके ऑपोजिट होनी है, ठीक। सो एक पॉइंट पर दो से ज़्यादा जितने भी फोर्सेस होंगे, अगर उन सब का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रिएंट वेक्टर। मतलब उस एक सिंगल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी भी जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के मैग्नीट्यूड के उन सब के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ से अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, वो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर मान लिया हमने इस तरह से पांच फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, ऐसे पांच फोर्सेस हैं, सब के सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो इनमें से हर एक फोर्स इक्विलिब्रिएंट वेक्टर है।
मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बाकी 4 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक, अच्छा, और इनमें से भी अगर ये सारे फोर्सेस इक्वल हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल ये इसमें फिगर में दिखा रखा है, तो रिजल्टेंट 0 आने की कंडीशन ये है कि इन सब के बीच में जो एंगल होगा एडजेसेंट्स के बीच में, वो एंगल भी सेम होगा। ठीक, सो अब इन सारी बातों के बेसिस पर एक क्वेश्चन हम यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि 11 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, सो वी हैव 11 फोर्सेस, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट and the angle between adjacent forces except the first and the last one, पहला और 11वां जो वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल है उसको छोड़ के बाकी जितने वेक्टर्स हैं उन सबके बीच में, जो एडजेसेंट वाले हैं उन सबके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप समझेंगे। इसको क्या कह रहा है, वी हैव 11 फोर्सेस, सारे कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल, एडजेसेंट फोर्सेस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको भी आप सोचेंगे। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस। ठीक, सो हमें 11 फोर्सेस दे रखा है एंड सारे फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेट्स कॉल दैट एफ, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो एफ है। तो इस तरह के 11 फोर्सेस हैं, उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, एंड देन अब जो हम अभी आंसर बताने जा रहे हैं उसको फिर आप देखिए। ओके, सो वी हैव 11 फोर्सेस, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर अगर रिजल्टेंट 0 होता तो फिर जो एंगल बनता सारे वेक्टर्स के बीच में वो ज़रा सा हम देख लेते हैं कितना बनता। एंगल हम कैसे डिवाइड करेंगे, जितने भी फोर्सेस है, जैसे यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं, पूरा एंगल ये प्लेन में कितना बनना, 360 डिग्री। सो 360 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आएगी 72 डिग्री। सो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्सेस हैं इन सब के बीच में अगर 5 हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सबके बीच में 72 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 30 डिग्री। अब आप यहाँ से सोचिए कि कितने फोर्सेस चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए अगर एडजेसेंट वेक्टर्स के बीच में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। दैट मीन्स 360 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि 30 आ जाए। सपोज n से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आना है, 30 आना है। सो क्लियरली यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक, सो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि ये जो रिजल्टेंट है 11 का वो नेट 0 नहीं होगा। अगर एडजेसेंट्स के बीच में 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो नेट 0 होने की कंडीशन क्या है कि दे मस्ट बी 12 सच वेक्टर्स। ठीक, बट हमारे पास तो सिर्फ 11 ही है। एंड देन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या समझाया कि इनमें से कोई सा भी एक फोर्स जो है वो बाकी चारों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सो अगर यहाँ पर एक 12वां फोर्स हम लगा दें, ये सारे 11 जो हमारे हैं 30 डिग्री पर, इस तरह से अगर हम इसी पे 12वां फोर्स लगा दें, जो पहला और 11वां फोर्स है उसके बीच में एक 12वां फोर्स लगा दें, अब इन सबका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। इसका मतलब हमारा जो 12वां फोर्स है, 12th वाला जो फोर्स है, वो सारे 11 फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को बैलेंस कर रहा है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही जो उन सारे 11 का मैग्नीट्यूड आएगा, 11 का जो रिजल्टेंट आएगा उसके इक्वल होगा। सो ये जो हमें फोर्सेस दिए हुए हैं इनकी नेट वैल्यू कितनी आनी है, वही जो एक अकेला 12th फोर्स हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक, सो वो फोर्स हमारा क्या है, एफ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 11 फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एफ ही आएगा। ठीक, ओके, अब लामीज थ्योरम पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक स्ट्रिंग है, उससे एक बॉब बंधा हुआ है। सो ओरिजिनली तो बॉब यहाँ पर हैंग कर रहा है, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 49 न्यूटन का एक फोर्स लगाया है, उसकी वजह से ये जो रस्सी है वो वर्टिकल से कुछ एंगल बना रही है। ठीक, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड फोर्स इस तरह से लग रहा है कि ये पार्टिकल अब इस पोजीशन में वो रेस्ट पर है। दैट मीन्स कि उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, सो हमें ये बताना है कि उस सिचुएशन में ये जो रस्सी है इसमें कितना फोर्स डेवलप हो रखा है।
ठीक। अब देखिए रस्सी में एक फोर्स डेवलप होगा, इस चीज़ को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर रस्सी से किसी चीज़ को हमने बांध के लटका रखा है तो ये अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन रस्सी है जो उसको नीचे जाने से रोक रही है। सो डेफिनेटली रस्सी क्या करेगी, इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो रस्सी ने जो फोर्स लगा रखा है उसमें जो खिंचाव की वजह से फोर्स डेवलप होता है, यूजुअली वी कॉल दैट टेंशन फोर्स। ओके, सो यहाँ पर रस्सी में एक टेंशन फोर्स होगा, और रस्सी हमेशा क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है। रस्सी से हम किसी चीज़ को धक्का नहीं दे सकते, पुश नहीं कर सकते। तो जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा ऐसे दिखाते हैं जैसे वो पुल कर रहा हो। ओके, तो यहाँ पर रस्सी का जो फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक पर, उसको हम दिखा लेते हैं। ये हो गया हमारा रस्सी का फोर्स। ठीक, लेट्स कॉल दैट टी। ये टी फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है 49 न्यूटन। जो बॉब है उसका मास 10 kg है, तो वेट की वजह उसकी मास जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड होगा इस तरह से। ये हो गया mg ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट f, एंड इस डायरेक्शन में हो गया t। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आप ध्यान रखिए लैमीज थ्योरम कब एप्लीकेबल होता है, जब फोर्सेस का सम 0 हो जाए, मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। सो क्वेश्चन में दे रखा है कि द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा फोर्स है F, उसके पीछे का एंगल, ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक, देन दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। सो वी कैन राइट F अपॉन sin 180 माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस थीटा, इज इक्वल टू mg। mg के पीछे एंगल कितना बन रहा है, ये है 90 और ये है थीटा। सो वी कैन राइट mg अपॉन साइन 90, या फिर इसको हम पाई जैसे लिख रहे हैं तो पाई के साथ ही लिख लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक, इज इक्वल टू दिस फोर्स T, एंड T के ऑपोजिट में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। सो T अपॉन साइन 90 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें इस T की वैल्यू निकालनी है। सो T अपॉन साइन 90 इज 1, एंड ये जो वैल्यू होगी इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, F अपॉन दिस बिकम्स साइन थीटा, एंड ये वाली वैल्यू जो होती है ये हो जाती है कॉस थीटा। सो mg अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू T, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखें हम T इंटू कॉस थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mg, एंड देन T इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी F के इक्वल। ठीक, तो इस तरह की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो हमने आपसे एक बार पहले भी डिस्कस कर रखा है, दोबारा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो T इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F, एंड T इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। सो इस तरह के दो इक्वेशंस पहले भी आ चुके हैं। कभी भी इस तरह के दो इक्वेशंस दिखाई दें तो हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दूसरा डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने पर ये T कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करने पर थीटा एलिमिनेट हो जाता है। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, T निकालना है, मतलब थीटा हमें नहीं चाहिए। सो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये T स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी 1, एंड देन राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारे पास F स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, देन T इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख लेते हैं। F हमें दिया हुआ 49, सो 49 स्क्वायर प्लस m इज 10 और g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे यहाँ पर, उसका स्क्वायर। सो ये हो गया 98, एंड 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 49 लिख सकते हैं। ठीक, सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दैट इज 4 टाइम्स 49 स्क्वायर। ठीक, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं 49 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 49 स्क्वायर। ठीक, दैट इज 5 टाइम्स 49 स्क्वायर, एंड 49 बाहर आके क्या हो जाएगा, 49 स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, एंड अंडर रूट में हमारे पास क्या बचेगा, 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग, दैट इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। ठीक, सो ये था लैमीज थ्योरम का एक एग्जाम्पल। दूसरी अब बात करते हैं, दूसरा एक और मेथड टेक्निक है, वो भी हम सीखेंगे, उसका भी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा। सपोज हमें 2 से ज़्यादा फोर्सेस दे रखे हैं और उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक तो हमने सीख लिया पॉलीगन मेथड। सो पॉलीगन मेथड हर जगह उतना
ईजी नहीं होता। अगर सिर्फ हमें डायरेक्शन देखनी हो, सिर्फ हमें आइडिया लेना हो कि रिजल्टेंट हमारा किधर आ रहा है, इन दैट केस पॉलीगन इज गुड। बट एक्चुअली अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। सो दूसरा मेथड देखते हैं, 2 से ज़्यादा को ऐड करने का क्या हो सकता है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। वेक्टर ए, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा वेक्टर ए है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। एंड देयर इज अनदर वेक्टर, वेक्टर सी, सॉरी वेक्टर बी, एंड से ये वाई एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। वाई से अगर 45 है तो इधर वाली नेगेटिव एक्स से भी 45 होगा। एंड देयर इज अनदर वेक्टर सी, इस तरह से सी वेक्टर, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। एंड हमें यहाँ पर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक। तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, हमें जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ये किसी और डायरेक्शन में है, ये भी किसी और डायरेक्शन में है, ये भी किसी और डायरेक्शन में है। अगर इन सारे वेक्टर्स को हम x और y के अलोंग रिजॉल्व कर लें, then we can have net value along the x axis and the net value along the y axis. That means कि अल्टीमेटली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक x में और एक y में। x वाला i कैप के साथ, y वाला j कैप के साथ लिख लेंगे, एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो भी कैलकुलेट करना होगा दैट वी कैन फाइंड आउट। सो हमारा काम यहाँ पर क्या है, सारे वेक्टर्स को x और y में रिजॉल्व करना। तो इसको अगर हम x एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे, यही लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा a cos 30, और y में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा a sin 30। इसी तरह से b को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा b cos 45, एंड वर्टिकल में क्या आ जाएगा b sin 45, ठीक। और 60, ये जो c वेक्टर है इसको रिजॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा c cos 60, एंड वर्टिकल में कितना आ जाएगा c sin 60, ठीक। अब हम ये पता करते हैं कि x में जो नेट वैल्यू है वो कितनी है। x में देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेज है हमारे पास। a cos 30 ये पॉजिटिव में है, और ये b cos 45 और c cos 60 ये दोनों नेगेटिव में है। सो x में जो हमारा नेट आएगा वो कितना लिखा जा सकता है, a cos 30 माइनस b cos 45 एंड माइनस c cos 60, इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली y में जो नेट आएगा उसको क्या लिख सकते हैं हम, y में पॉजिटिव y में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये और ये, दैट इज a sin 30 प्लस b sin 45, एंड नेगेटिव y में कौन सा कंपोनेंट है, c sin 60, सो माइनस c sin 60, ये हो गया, ठीक। अब इन सब की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर्स हमें दिए हुए हैं। हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, वी हैव गॉट 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, x कंपोनेंट एंड द y कंपोनेंट। सो इसका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, जो भी x में वैल्यू आ रही है उसको i कैप के साथ, प्लस y में जो भी वैल्यू आ रही है उसको j कैप के साथ लिख सकते हैं, ठीक। एंड देन फर्दर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो दैट इज वेरी सिंपल, जो भी x कंपोनेंट्स आए हैं नेट उसका स्क्वायर, प्लस जो भी y कंपोनेंट्स आए हैं नेट उसका स्क्वायर, इस तरह से ऐड कर देंगे। और ये वेक्टर हमारा x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अगर वो एंगल पता करना हो सो y कंपोनेंट अपॉन द x कंपोनेंट वुड गिव अस इजीली द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द x एक्सिस। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसा किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है O, उस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन, ये वाला 10 न्यूटन, और यहाँ कोई फोर्स है P, वो y एक्सिस से थीटा एंगल पर है, एंड दिस वन इज 10√2 एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द y एक्सिस 4th क्वाड्रेंट में। सो हमारा पार्टिकल O जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर जो वेक्टर P है इसकी वैल्यू और इसका जो y एक्सिस से एंगल दिख रहा है इसकी भी वैल्यू कितनी है। सो 2 चीज़ों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अभी हमने जो मेथड सीखा है उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। वी आर गिवन 4 वेक्टर्स। तो अब इसमें से हमें करना क्या है, जितने भी वेक्टर्स हैं सबको x y में डिवाइड कर लेना है।
ये वाला ऑलरेडी x में दिया हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी y में दिया हुआ है, इसके साथ भी कुछ नहीं करना है। ये वाला जो वेक्टर है इसको हम रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर एंगल हमारा 45 है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, tan√2 cos 45, ठीक। एंड वी नो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये वाला √2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, 10, ओनली 10, ठीक। सिमिलरली द y कंपोनेंट या द वर्टिकल कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 sin 45। अगेन sin 45 की वैल्यू 1/√2, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, 10, ठीक। हाँ, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। दिस कंपोनेंट इज p cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज p sin थीटा, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं रिजल्टेंट x में कितना है। तो x में ये हमारा हो गया 10 न्यूटन। So resultant force along x-axis 10 and this one is also 10. So 10 and 10 20 and then this component ये opposite है, so minus p sin theta ये लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल वो है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स 0 आएगा। सो नेट फोर्स 0 आने का मतलब द ईच कंपोनेंट इज ऑल्सो 0, सो x कंपोनेंट इज 0। तो यहाँ से हमें p sin थीटा की वैल्यू मिल रही है 20। से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नेट y कंपोनेंट कितना आएगा, नेट y इज इक्वल टू पॉजिटिव y में क्या क्या है, p cos थीटा प्लस दिस 10 एंड नेगेटिव y में क्या है हमारे पास, -10, ठीक। ये नेट y में हो गया एंड y में भी जो नेट आना है वो 0 होना है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब ये 10 यहाँ से कैंसिल हो गए, सो हमें क्या मिल रहा है, p cos थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा फोर्स है वो एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हैं, दो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये प्रोडक्ट है, इसमें दो फैक्टर्स हैं और प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक फैक्टर 0 होगा। सो डेफिनेटली cos थीटा इज 0, correct, cos theta is 0 and if cos theta is 0 that means theta is equal to 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है और अगर हमें एंगल पता चल गया है तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की जगह क्या रखना है, 90 sin 90 is 1, so p is equal to 20, ठीक। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह का ये जो मेथड है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम ऑसिलेशन, वेव्स, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये वाला मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में आपके लिए जो आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको आपको अलग से कलेक्ट करके रखना है बिकॉज ये आगे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ पर एज अ टूल अप्लाई होगा। सो आपको जल्दी से पता करना होगा कि ये जो हमारे सामने सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन को हमें किस टूल से, किस टेक्निक से सॉल्व करना है। सो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स दैट विल हेल्प यू फर्दर इन योर कोर्स। जल्दी से एक दो प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं बिफोर वी रैप अप टुडे। हमें दिया हुआ है 3, 6 एंड 6 यूनिट्स फोर्सेस हैं या वेक्टर्स हैं, दे आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो 3 फोर्सेस हैं, तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग एक्ट कर रहे हैं एंड ऑर्डर सबका सेम है, दे शुड बी टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक। दैट मीन्स सेंस एक जैसा होना चाहिए। सो हमें इस तरह के जो फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट कितना आएगा ये पता करना है। सो ओके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं इस तरह से और हमारे जो फोर्सेस हैं वो क्या है, इसकी साइड्स के अलोंग है। सो ये जो 3 न्यूटन का फोर्स है, अगर हम ये मान लें कि हमारी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड 3 यूनिट की है, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स हमारा है ये 3 यूनिट का हो गया, ठीक। अब दूसरा फोर्स डेफिनेटली इससे 120 डिग्री एंगल पर है इस साइड के अलोंग, उसी सेंस में, सेंस का मतलब हेड टू टेल ज्वाइन करना है सबको। सो दूसरा फोर्स जो होगा, अब अगर ये 3 न्यूटन का है तो दूसरा फोर्स हमारा 6 न्यूटन का है, वो इससे डबल बनेगा। सो दूसरा फोर्स जो है उसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक, 6 यूनिट। ओके, एंड द थर्ड फोर्स वो क्या है, इस वाली साइड के अलोंग है, वो भी 6 यूनिट है, तो उसको भी हमें इस 3 का डबल या इसके बराबर दिखाना है।
दिस इज आवर थर्ड फोर्स ऑफ 6 यूनिट वैल्यू। ओके, अब इस तरह के 3 फोर्सेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें पता करना है। सो आज जो हमने जितनी बातें डिस्कस की है उसके बेसिस पर हम सोचेंगे। एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं ऑफ कोर्स इसको सॉल्व करने के, इसका आंसर निकालने के। हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उससे देखेंगे ऑब्जेक्टिवली कम से कम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 3 न्यूटन का फोर्स है, 3 यूनिट का। ये जो 6 यूनिट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3 फर्दर। ठीक, सिमिलरली ये वाला जो 6 यूनिट है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गया और यहाँ से यहाँ ये 3 और हो गया। दिस इज 3, दिस ऑल्सो 3 एंड दिस वन इज 3। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 वेक्टर्स, इसको हमने डिवाइड कर लिया, टोटल 5 वेक्टर्स बन रहे हैं, जिनमें से 3 ये वेक्टर्स जो हैं इन सब की वैल्यू क्या है, सेम है, और इन सबको हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। दैट मीन्स इस 3, इसकी और इसकी नेट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, सो अब हमारे पास ये एक 3 यूनिट और ये एक 3 यूनिट बच गया। ठीक है, तो इसको अगर हम दिखाएं यहाँ पर, सो यहाँ पर जो एंगल होगा इस वाली यूनिट और इसके बीच में जो एंगल होगा ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री। सो उसका ऑपोजिट दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो दिस एंगल, ये वाला जो एंगल होगा इस 3 यूनिट और इस 3 यूनिट के बीच में, दिस एंगल इज डेफिनेटली 120 डिग्री। अब यहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिकॉल हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने ये सीखा है कि 2 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 120 डिग्री एंगल पर अगर एक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइंड हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है, रिजल्टेंट आता है, वो उन्हीं के इक्वल आता है। सो यहाँ पर ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट कितने एंगल पर, 120 डिग्री एंगल पर। दैट मीन्स इसका और इसका नेट क्या आना है, वो भी 3 आना है। सो द नेट वैल्यू ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 3। और अगर हमें सपोज क्वेश्चन में डायग्राम भी दे रखा है, इसी तरह से डायग्राम दे रखा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके और इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक, सो यहाँ पर हम एक दिखा सकते हैं, इतना ही बड़ा दिखाना है क्योंकि वो भी 3 यूनिट आ रहा है। सो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक, ओके, इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। 3 फोर्सेस हमें दे रखे हैं, 30 न्यूटन, 60 न्यूटन एंड P न्यूटन, एंड ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस फोर्सेस की वजह, ये फोर्सेस एक पार्टिकल पे लग रहा है और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका नेट क्या आना है, 0। पहले 2 फोर्सेस जो हैं उनके बीच में एंगल 60 डिग्री दे रखा है। सो फिर ये जो P फोर्स है जो हमारा तीसरा हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि अगर 3 फोर्सेस हैं और उनका नेट 0 आ रहा है, इसका मतलब उनमें से कोई एक बाकी 2 के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, कोई सा भी एक इक्विलिब्रियंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर ये जो P वेक्टर हमारा होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। वेरी सिंपल। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। नाउ हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, 30 स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 30 into 60 into cos of this angle, that is 60. Now we know cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, वो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो क्या वैल्यूज आ रही है, दिस इज 900 प्लस 3600 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1800। सो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 36 प्लस 900 इज 4500 and then we have 1800. So 45 plus 18 is 6300. Okay, 6300. Now ये 100 है, उसको बाहर लेके हम 10 लिख सकते हैं। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 into 9 लिख सकते हैं और 9 बाहर आके 3 हो जाएगा। सो अंडर रूट में 7 बचेगा। दैट मीन्स 30 अंडर रूट 7 इज द वैल्यू ऑफ P। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। ये आपके लिए एक असाइनमेंट होगा, जितनी चीज़ें सीखी है उसके बेसिस पर आप ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, आंसर पता करने की। क्वेश्चन इज 3 फोर्सेस हैं F1, F2 एंड F3, जिसमें से F2 और F3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब तीनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर इन तीनों में से F1 को हमने रिमूव कर दिया, अब हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है,
नाउ फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये हमें रिलेशन मालूम है, F इज इक्वल टू ma, जहां पर F क्या होता है, नेट फोर्स होता है। सो एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द पार्टिकल। से मास ऑफ द पार्टिकल इज m। सो रिपीट कर दे रहे हैं हम क्वेश्चन आपके लिए, F1 F2 F3 तीन फोर्सेज हैं, ये एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, उसका मास स्मॉल m है। इसमें से F2 और F3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तीनों फोर्सेज जब लग रहे हैं तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर उसमें से हमने F1 को रिमूव कर दिया, अब अब जो पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एंड दीज आर योर ऑप्शंस। यू मे हैव अनदर आंसर, बट इन ऑप्शंस में से जो आंसर आएगा उसको आपको चूज करना है। ठीक, सो इट कुड बी अ वेरी गुड प्रॉब्लम। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, अगर नहीं भी समझ में आई है आप इसको दोबारा रिपीट करिए। अगर आपने नोट्स बनाए हो, नोट्स पर उसकी प्रैक्टिस करिए, एंड देन आप दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। आप एक बार दो बार, जब तक नहीं हो पाता तब तक इसको सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। अगर इसका आपने आंसर सही निकाल लिया, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड क्वाइट वेल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। एंड अब इसके आगे जो वेक्टर्स के में चीज़ें बची हुई हैं वो है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। दो तरह से मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, वो चीज़ें हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।